हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के पाठ का टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। पिछली क्लास में मैंने इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ाया था। आज मैं आपको चौथा भाग पढ़ाऊंगी। पिछले भाग 3 में हमने शवाधानों के बारे में पढ़ा, फ्यान से बने छोटे पात्रों को देखा, शिल्प उत्पादन केंद्र, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, मोहरे तथा लिपि। आज हम आपको बाट, बटखरे, प्राचीन सत्ता, प्रसाद तथा शासक, प्रसाद क्या था इसके बारे में बताएंगे। फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ और इस सभ्यता की खोज में कितने पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया, इन सबों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बाट या बटखरे के बारे में बताएंगे कि इसकी बनावट कैसी थी, किन इकाइयों में बना था, बड़े छोटे किस साइज के थे और इनका प्रयोग किसमें किया जाता था। पुरातत्वविदों द्वारा ये पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाटों का प्रयोग करते थे। एक तराजू के 2 पड़ले जो धातु के बने थे प्राप्त हुए, जिसे सामानों को तौलने में प्रयोग किया जाता था। इन बाटों की इकाइयां थीं, जैसे अभी वर्तमान समय में बच्चों हम लोग की जो बाट होते हैं वो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम इस तरीके के होते हैं। तो उस समय जो थे वो 1 किलो और फिर 2 किलो, 4 यानी कि डबल हो जाते थे, 8 किलो, 16, 32 इत्यादि। और ये 12,000 से लेकर के 8,000 तक थे। ये बाट या बटखरे हमारे बाटों से काफी फर्क थे, डिफरेंट थे। ये चट नामक पत्थर के बने होते थे तथा उनका आकार चौकोर होता था। छोटे बाट या बटखरों का प्रयोग आभूषणों, छोटी वस्तुओं और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। बड़े बाटों का प्रयोग माल गोदाम में अनाजों को तौलने, लकड़ी, रुई आदि को तौलने में किया जाता था। सबसे छोटे बाट की तौल 13.64 ग्राम के बराबर है। पुरातत्व ये बच्चों आपने इस चित्र में देखा होगा कि देखिए ये नाप तौल के साधन हैं, यानी कि ये बाट बटखरे हैं। देखिए ये तो कुछ छोटे हैं और ये जो है वो बड़ा है। और इसमें आप इसका शेप भी देखिए कि ये चौकोर हैं ये, और ये विभिन्न साइज के हैं। तो इन बाट और बटखरों का प्रयोग किया जाता था। पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लेने के लिए कोई राजा अवश्य होता होगा। हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता दिखती है। ईंटों का उत्पादन जम्मू से गुजरात तक होता था। बस्तियां भी विशेष स्थानों पर स्थापित थीं। दीवारों और चबूतरों के निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो इन सभी कार्यों को करवाने के लिए एक प्रधान या राजा अवश्य होता होगा, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। अब प्रसाद देखेंगे कि प्रसाद क्या था और इसका क्या अर्थ है। यहाँ प्रसाद का अर्थ विशाल भवन से है। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई थी, जिसे उन्होंने प्रसाद की संज्ञा दी, और यह अनुमान लगाया जाता है कि ये विशाल भवन या प्रसाद हो सकता है कुछ कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता होगा, या कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, या उनकी कुछ सभाएं होती होंगी, और इसके प्रयोग में ये विशाल भवन आता होगा।
एक पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त है जिससे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। बच्चों, ये चित्र में आप देखिए कि ये एक पुरुष की है और इस मूर्ति को देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है उस समय कोई शासक या राजा होगा और इसे उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। ये नाम आज भी प्रचलित है क्योंकि पुरातत्वविदों ने देखा कि हड़प्पा से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति मेसोपोटामिया से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति से मिलती जुलती है। दोनों में बहुत समानता पाई जाती है। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। दूसरे पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलग अलग राजा होते होंगे। परंतु कुछ का ये भी कहना है कि ये एक ही राज था क्योंकि पुरावस्तुओं में बहुत समानता पाई गई है, जैसे नियोजित बस्तियां, ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल। तो ये सभी समानताओं की वजह से ये माना जाता है कि हो सकता है वहाँ एक ही राजा हो। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये कहना बहुत ही कठिन है कि इसका अंत कैसे हुआ। बहुत से मत हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और किन कारणों से हुआ, ये कहना बहुत ही कठिन है। इतने विशाल क्षेत्र में विस्तृत तथा उन्नत इस सभ्यता का पतन ना तो एकाएक हो सकता था और ना ही कोई एक कारण इसके पतन के लिए उत्तरदायी था। इतिहासकारों का विचार है कि 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी उत्तर हड़प्पा के अस्तित्व बने रहे और कुछ हड़प्पा स्थलों पर उन्होंने मोहरों, बाटों, मनकों को देखा और बहुत सी लेखन सामग्री को भी देखा। परंतु ये कहना कठिन है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। कुछ कारण हमको प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि हो सकता है यहाँ बाढ़ आई हो या भूकंप आया हो, और कुछ कहते हैं कि यहाँ बार बार बाढ़ आती थी। फिर कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हो सकता है कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया हो, और या हो सकता है नदी का पानी सूख गया हो, सूखा पड़ गया हो, सब अनाज नष्ट हो गया हो और इसलिए इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ अन्य का भी ये कहना है कि हो सकता है वनों की कटाई हुई हो या आर्यों का आक्रमण हो गया हो और उन्होंने इस सभ्यता का विनाश कर दिया हो। कुछ अन्य का भी ये मत है कि हो सकता है कोई संक्रामक रोग फैल गया हो, जैसे मलेरिया। तो बहुत से कारण हमें देखने को मिलते हैं, परंतु इन सभी कारणों में से किसी एक कारण से ही इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। तो ये तो थे कुछ इस हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका पतन तो हो गया, लेकिन अब इसकी खोज भी शुरू हो गई। इस सभ्यता के अंत के बाद हम देखते हैं कि बहुत से पुरातत्वविदों ने इसकी खोज आरंभ कर दी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। तो उसी समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, और जिनका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है कि पुरानी चीज़ों को खोजना और ढूंढना। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने पुरातत्व
उत्खनन आरंभ किया। उस समय पुरातत्वविद लिखित स्रोतों, साहित्य या अभिलेखों पर निर्भर करते थे जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कनिंघम ने 4वीं तथा 7वीं शताब्दी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के वृत्तांतों का भी अध्ययन किया, परंतु हड़प्पा जैसे पुरास्थल का वर्णन उनके वृत्तांतों में नहीं था। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया, किंतु वे उनकी प्राचीनता का अनुमान नहीं लगा पाए। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर भी दी, जिसे देखकर वे उसकी प्राचीनता को बता नहीं पाए। सन 1875 ईस्वी में कनिंघम ने एक हड़प्पाई मोहर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और बच्चों, ये आप चित्र में देख सकते हैं, यही वो मोहर है, सील है, जिस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसमें एक पशु का चित्र बना हुआ है जो कि घोड़े नुमा है, और यहाँ पर ऊपर हड़प्पाई लिपि जो है उसमें कुछ लिखा हुआ है। इस लिपि को भी हम यहाँ पर इस मोहर में देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों ने भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे शहर के साथ ही मानते थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में दयाराम साहनी सन 1921 तथा राखालदास बनर्जी सन 1922, इन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से खोजी गई मोहरों की समानता से स्पष्ट किया कि ये दोनों पुरास्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही पुरातात्विक संस्कृति के अंग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने सन 1924 में संपूर्ण विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। हड़प्पाई पुरास्थलों एवं मेसोपोटामियाई पुरास्थलों से उपलब्ध होने वाली मोहरों से स्पष्ट हो गया कि ये सभ्यता एक महत्वपूर्ण कांस्यकालीन सभ्यता थी और मेसोपोटामियाई सभ्यता की समकालीन थी। आगे हम देखते हैं बच्चों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में सर जॉन मार्शल का कार्यकाल भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक युग प्रवर्तक काल था। ये सत्य है कि कनिंघम के समान सर जॉन मार्शल की रुचि भी आकर्षक खोजों में अधिक थी, किंतु वो दैनिक जीवन की पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी समान रूप से उत्सुक थे। सन 1944 में R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने। वे सेना में ब्रिगेडियर रह चुके थे, इसलिए उनकी पद्धति जो थी वो कुछ फर्क थी। वो कुछ सैन्य पद्धति थी और उसके आधार पर उन्होंने खुदाई की अपेक्षा टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण किया। सन 1947 में महाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थान अब पाकिस्तान में हैं। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा कच्छ में किए गए सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप
कई हड़प्पाई बस्तियों का पता लगा है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में भी कई बस्तियों का पता लगा है। हड़प्पाई अभिलेखों से इस सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण में कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक उसकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मृदभांड, औजार, आभूषण और घरेलू उपकरण जैसे चीजों के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण का प्रयास किया है। खोजों को वर्गीकृत करने में भी पुरातत्वविदों को अनेक समस्याओं का सामना पड़ता है। वर्गीकरण का एक समान सिद्धांत पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि प्रमुख वस्तुओं से संबंधित होता है। दूसरा एक अधिक जटिल सिद्धांत उनकी उपयोगिता के संबंध में होता है। तो इन सारी ये जो वस्तुएं हैं, इनको देखकर ये निर्णय करना कि ये कहाँ के थे और कहाँ से प्राप्त हुए, ये बहुत ही कठिन था। परंतु पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता का निर्धारण प्रायः आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उसकी समानता के आधार पर करते हैं। जैसे कि मनकों एवं चक्कियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका प्रयोग आभूषण बनाने एवं पीसने के कार्य में किया जाता होगा। इसी प्रकार हड़प्पाई पुरास्थल में बहुत से कपास के टुकड़े मिले हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि हड़प्पाई लोग कपास उगाते थे तथा सूती कपड़ों का निर्माण करते थे। किंतु उनके पहनावे के विषय में हमें उन मूर्तियों को देखना है और उनको देख के हमें ये पता करना है कि वो कैसे वस्त्र पहनते होंगे। अतीत का पुनर्निर्माण करते समय प्रारंभिक पुरातत्वविद असमान एवं अपरिचित सी प्रतीत होने वाली वस्तुओं को धर्म से जोड़ते थे। कोई भी चीज उनको मिलती थी तो वो अपरिचित चीज, तो वो उसको धर्म से जोड़ने लगते थे। उन्होंने हड़प्पा से विशाल संख्या में प्राप्त होने वाली नारी मूर्तियों को मातृ देवी की संज्ञा दी है। तो ये चित्र में हम देखेंगे बच्चों, ये मातृ देवी, जिसको कि हम जमीन की देवी भी कहा जाता था। और इस चित्र में आप देखेंगे कि ये जो देवी है, इनके गले में बहुत से आभूषण हैं। कई आभूषण उन्होंने गले में पहने हैं और इनके सिर पे एक ताज है जो कि पंखानुमा लग रहा है। तो इसके साथ ही साथ पुरुष मूर्तियों में भी एक मूर्ति मिली है जो कि पत्थर की बनी हुई है। इसको उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। ये हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। एक हड़प्पाई मोहर पर 3 मुखों वाले एक प्रमुख देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पे बैठे हुए भी दिखाया गया है। ये है बच्चों, ये जो है मुद्रा, ये आप देख सकते हैं। ये अश्व शिव या पशुपति कह सकते हैं, जिसको कि शिव का रूप कहा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो देवता है वो एक लग रहा है जैसे सिंहासन पर बैठे हुए हैं और इनके 3 मुंह, 1 2 3, और इनकी 3 आंखें भी हैं। और दाहिनी तरफ हमें 2 पशु दिख रहे हैं, एक तो ये बाघ है और एक ये हाथी। और इसके नीचे हम एक हिरण को देखते हैं, इस आसन के नीचे, जिसके 2 सींग हैं। कहा जाता है कि इस जो देवता के चित्र है, इसके ऊपर 6 अक्षर
लिखे हुए हैं, लेकिन इसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो ये जो मूर्ति मिली है, इसको लोग शिव का रूप या पशुपति भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर में एक देवता को पीपल के वृक्ष की 2 शाखाओं के मध्य खड़ा हुआ दिखाया गया है। 7 मानव आकृतियां एक पंक्ति में खड़ी होकर उसकी पूजा कर रही हैं। आज भी हम ये देखते हैं, इससे हमको ये पता लगता है कि आज भी हमारे भारत में वृक्ष पूजा का प्रचलन है और पीपल को भी को विशेष महत्व दिया जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों में एक और महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है, एक पशु की, जिसको कि एक सिंघी कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक सिंघी यानी कि ये एक पशु है, आप देख सकते हैं, जो कि घोड़े नुमा है और इसके सर पर एक सींग बनी हुई है। तो जिसको हम एक सिंघी बोल सकते हैं या यूनिकॉर्न बोल सकते हैं। और इस मोहर को देख करके हम ये कह सकते हैं कि आज भी हिंदू समाज में अनेक पशुओं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार पतन हुआ, फिर उसकी खोज किस प्रकार हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय इतिहास का एक ऐसा सत्य है जिसके प्रकाश पुंज से आज तक सब संसार अलौकित है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि हड़प्पा संस्कृति का जन्म भारत भूमि में ही हुआ और ये स्वदेशी है। उत्खनन से प्राप्त प्रत्येक सामग्री पर स्वदेशीपन की छाप है। इसकी खोज ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को लगभग 1500 वर्ष पीछे पहुंचा दिया और भारत को अत्यधिक प्राचीन पूर्व के देशों की पंक्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी बना दिया है। तो बच्चों, आज का ये पाठ यही समाप्त होता है और हमारा ये पहला वाला पाठ ईंटें मन के तथा अस्थियों का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी बच्चों, जिससे आप अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली की व्याख्या कीजिए। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। प्रश्न 3, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। प्रश्न 4, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का निर्माण करते थे। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करिएगा, जिसमें कि आपने पहले सभी भागों के प्रश्नों को किया है। थैंक यू।